डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गैसों के गतिज समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार हम कर सकते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर दाब जो है वो जब भी कोई मॉलिक्यूल एक पात्र के अंदर अगर मूवमेंट करता है और वो पात्र की दीवार से जब टकराता है, वो कोलिजन करता है, तो उस कोलिजन के फलस्वरूप ही दाब वहाँ पर एक्सर्ट करता है। तो उसी के आधार पर हम दाब की गणना करेंगे और इसके लिए कई विधियां प्रस्तावित की जा चुकी हैं, लेकिन आज जो हम विधि यहाँ पर ले रहे हैं वो कंपैरेटिवली कम मैथमेटिकल है और कंपैरेटिवली सिंपल है। इसके लिए हम एक घनाकार पात्र सबसे पहले एज्यूम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र के अंदर बताया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घनाकार पात्र का है, एक क्यूबिक वेसल है। इस क्यूबिक वेसल के अंदर हमने गैस को फिल किया हुआ है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स के जो टोटल नंबर है वो यहाँ पर हमने स्मॉल एन लिया है। जो m है वो इनकी संहति है, द्रव्यमान है मॉलिक्यूल्स की। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं हर डायरेक्शन के अंदर। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कुछ वॉल्स यहाँ पर एज्यूम की हैं, ए बी सी डी, इसी प्रकार ई एफ जी एच। अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल मूव करता है, ये कंपोनेंट के आधार पर हमने दर्शाया है। इसी प्रकार y डायरेक्शन का दिखाया और इसी प्रकार हमने z डायरेक्शन का दिखाया। प्रत्येक वेलोसिटी के हम 3 कंपोनेंट्स लेंगे, along x एक्सिस, along y एक्सिस और along z एक्सिस। अब इसके अंदर अगर हम ये मान लेते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटीज के साथ, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं, प्रत्येक वेलोसिटी का 3 कंपोनेंट होंगे, 3 संघटक होंगे। x एक्सिस के along जो हमने यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट लिया वो u लिया है। y एक्सिस के अलोंग हमने जो वेलोसिटी कंपोनेंट लिया है वो v लिया है, और z एक्सिस के अलोंग जो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट लिया है वो हमने w लिया है। इस प्रकार इन प्रत्येक अलग अलग संघटक के आधार पर हम उस अणु की संवेग में परिवर्तन की दर को निकालेंगे और उसके आधार पर हम दाब की परिकलन करने का विधि देखेंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है उसके हमने 3 संघटक ले लिए वेग के। एक्स एक्सिस के अलोंग हम सबसे पहले इसके अंदर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है वो ए बी सी डी वॉल से चला और ए बी सी डी वॉल से चलने के बाद में इसने कोलाइड किया, संघट इसका जो हुआ है वो हुआ ई एफ जी एच वॉल के ऊपर। अब अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर हम निकालते हैं, संघट के पूर्व इसका संवेग क्या होगा along x एक्सिस, x अक्ष की दिशा की ओर, तो उसमें हम लेंगे जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर जो मास हमने लिया है, द्रव्यमान जो हमने माना है मॉलिक्यूल का, वो हमने m लिया है, और चूंकि x अक्ष की ओर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमने u लिया है, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा संघट के पूर्व, संवेग संघट के पूर्व जो होगा along x एक्सिस वो हो जाएगा mu के बराबर। अब ये मॉलिक्यूल जब ए बी सी डी से आकर ई एफ जी एच पर टकराया, और ये क्योंकि जो कोलिजन है वो बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक है, पूर्ण प्रत्यास्थ कोलिजन है, तो इसलिए ये अब ये रिबाउंड होगा और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल दोबारा चलने लग जाएगा। जब ये दोबारा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलेगा तो भी हम इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। संघट के पश्चात along x एक्सिस जो संवेग होगा वो बराबर होगा माइनस mu के बराबर, क्योंकि यहाँ पर अब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। रिबाउंड होने के बाद में ये ई एफ जी एस से अब ए बी सी डी की ओर जा रहा है। इस प्रकार चेंज इन मोमेंटम आफ्टर ई कोलिजन हम देख सकते हैं कि प्रत्येक संघट के बाद में जो संवेग में परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा। संघट से पूर्व जो मोमेंटम था वो है mu, संघट के पश्चात जो मोमेंटम है वो है माइनस mu, तो mu माइनस mu that would be equal to change in momentum, संवेग में परिवर्तन mu माइनस mu के बराबर होगा, और इस प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2mu। अब हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड कितने होंगे। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो प्रत्येक वॉल है उसकी जो लेंथ है वो हमने L सेंटीमीटर ली है, क्योंकि ये घनीय है तो इसलिए चाहे BF की लें, चाहे AB की लें या BC की लें, प्रत्येक की जो लंबाई होगी वो L सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर चूंकि हम x अक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए x अक्ष के यहाँ पर अगर अणु जब
ABCD वॉल से चलेगा और EFGH वॉल पर टकराएगा तो ये L सेंटीमीटर की दूरी अब तय करेगा। और चूंकि अणु का वेग जो है वो U सेंटीमीटर पर सेकंड है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये U सेंटीमीटर चलेगा। प्रति सेकंड अगर हमें टक्करों की संख्या, संघट की संख्या अगर निकालनी है, वो किसके बराबर होगी? U डिवाइडेड बाय L के। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड यानी प्रति सेकंड संघट की संख्या जो है वो U बाय L के बराबर होगी। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, प्रति सेकंड अगर हम संवेग में परिवर्तन निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन, प्रत्येक संघट में मोमेंटम का संवेग में परिवर्तन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, कि प्रति सेकंड कितने संघट की संख्या है। जैसा कि हमने देखा अभी, चेंज इन मोमेंटम इन ईच कोलिजन कितना हो रहा है? 2mu। तो 2mu multiply by number of collisions per second is equal to U by L. So multiply by U by L. So that would be equal to 2mu square divided by L. इस प्रकार हम प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन x अक्ष की दिशा की और जो भी वेग का संघटक है उसके आधार पर हम निकालते हैं 2mu square divided by L। हम y अक्ष की और भी अगर चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड लेते हैं वो आएगा 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। और इसी प्रकार अगर हम z एक्सिस के अलोंग भी ले लेते हैं, यानी कि अगर दोनों संघटक जो अगर हम वेग के लेते हैं तो 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L और इसी प्रकार 2mw स्क्वायर डिवाइडेड बाय L आएगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड पर मॉलिक्यूल अलोंग ऑल वेलोसिटी कंपोनेंट्स, इन जो हमने वेग के संघटक लिए हैं उनके तीनों के आधार के ऊपर अब टोटल संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड कितना होगा। तो x अक्ष का कंपोनेंट ले लिया हमने, y अक्ष का संघटक ले लिया और इसी प्रकार हमने z अक्ष का भी संघटक ले लिया। तीनों कंपोनेंट्स के अलोंग जब हम निकालते हैं तो 2mu स्क्वायर बाय L प्लस 2mv स्क्वायर बाय L प्लस 2mw स्क्वायर डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। अब इन तीनों के अंदर 2m by L कॉमन है, हमने 2m by L को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। क्योंकि ये हमने एक मॉलिक्यूल की अभी वेलोसिटी ली है, इसको हम ये मान सकते हैं कि ये c1 के बराबर है। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि 2m by L c1 स्क्वायर, यहाँ पर c1 स्क्वायर जो है वो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर 2ml c1 स्क्वायर के स्थान पर अब हम यहाँ पर लिख देते हैं n को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं कि 2mn c1 स्क्वायर बाय L होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेग के द्वारा मूव करते हैं, इसके अंदर गतिशील रहते हैं, इसलिए अगर सभी मॉलिक्यूल्स के लिए हम चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा? 2mn बाय L मल्टीप्लाई बाय, अब c1 स्क्वायर के साथ साथ में हम और भी जो है उनको भी ऐड कर देते हैं, c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस, इस प्रकार अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो cn स्क्वायर तक हमने चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स निर्धारित कर लेते हैं। c स्क्वायर किसके बराबर होगा? c स्क्वायर सभी उसका अगर हम जितने भी यहाँ पर वेग है उन सबका वर्ग ले लें और वर्ग लेने के बाद जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणुओं की संख्या है, उसके द्वारा अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार ये c स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाता है। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, तो c इज इक्वल टू रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इस प्रकार जो हमें वेलोसिटी अब प्राप्त हो रही है, वेग प्राप्त हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स को अगर हम सम्मिलित रूप से लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला जो दे दिया कि c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पर अब हमने 2mnc स्क्वायर डिवाइडेड बाय l रख दिया है। अब ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर ऑल मॉलिक्यूल, सभी अणुओं के लिए संवेग में परिवर्तन की दर जिसे हम कह सकते हैं वो हमारे पास आ गई है, दैट इज 2mnc स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। जैसा कि आप जानती हैं
कि न्यूटन के गति के नियम के आधार पर हम ये कहते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है, और जो दाब है, प्रेशर है, वो बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार हम पहले संवेग में परिवर्तन की दर को बल के बराबर मानेंगे, यानी फोर्स के बराबर मानेंगे। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स, और जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। अब यहाँ पर फोर्स और ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसको हम एक मान लिया। यहाँ पर हमने फोर्स के स्थान पर लिख दिया 2mc² डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्यूब का एरिया कितना होगा, क्योंकि हर वहां पर एक एक अगर हमने वहां पर आर्म ली तो उसकी जो लेंथ हमने निकाली वो एल ली। इसका मतलब एरिया ऑफ क्यूब हम कैसे कर सकते हैं, टोटल वहां पर फेसेस हैं 6 इंटू प्रत्येक की जो एरिया होगा वो होगा L² के बराबर। इस प्रकार टोटल एरिया ऑफ क्यूब अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6L²। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ क्यूब को लिख दिया 6L²। सो P is equal to, now 2 से 6 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये 3 आ गया, तो 1/3 mnc² L into L² will be equal to L cube। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर हम L का क्यूब करते हैं तो आयतन के बराबर हो जाता है। तो P is equal to 1/3 mnc² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और V को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, सो PV is equal to 1/3 mnc²। ये जो इक्वेशन हमको मिली है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, या अणुगति समीकरण भी कहते हैं। और किसी भी गैस के दाब, जो पात्र जिसमें गैस भरी हुई है, के आयतन और गैस के अणुओं की सहित और उनकी संख्या और उनके वेग के मध्य में यह संबंध को दर्शाती है। और हमने यहाँ पर क्योंकि घनाकार पात्र लिया है, क्यूबिक वेसल लिया है, किसी भी पात्र के कोई भी हम आकार ले सकते हैं और उसके आकार के पात्र के आधार पर हम ये समीकरण को लागू कर सकते हैं, जिसके आधार पर ये बना हुआ है। तो हम इसके आधार पर हमने अणुगतिक समीकरण के आधार पर कई गैसों के नियमों की व्युत्पत्ति भी कर चुके हैं हम। आप ये इसकी प्लेलिस्ट में शेयर कर रही हूँ, तो उसके आधार पर आप कंसीडर कर लीजिएगा।